हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं 1000 MCQ सीरीज का आज का पार्ट। देखिए क्वेश्चन है आपका कि वेल्डिंग करते समय, क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग करते समय जोड़ पर चढ़ाई गई धातु कहलाती है ना। क्या होता है आपका, जब हम वेल्ड करते हैं तो ये होता है जिसको हमको वेल्ड करना है, इसको आपको वेल्ड करना है ना। और क्या करते हैं, वेल्ड करने के लिए एक तार से इसके मध्य क्या करते हैं, एक मटेरियल को भर देते हैं। इस भरे हुए मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इसे वेल्ड धातु पूरक। पूरक मतलब होता है आपका फिलर। क्या होता है आपका फिलर। फिलेट का इंग्लिश होता है फिलेट ही होता है, या फिर सभी क्या होगा बताइए, सोचिए क्या होगा। इसे कहते हैं हम लोग पूरक, यानी फिलर होता है। याद रखना है आपको, यानी फील कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, फिलर कहते हैं। ठीक है, अब अगला समझते हैं कि रिवेटिंग की अपेक्षा वेल्डिंग निम्न कारण से पसंद किया जाता है। कहीं कहीं आपका वेल्डिंग अच्छा होता है, कहीं कहीं क्या होता है आपका रिवेटिंग अच्छा होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेल्डिंग क्यों अच्छा होता है ना, कि रिवेटिंग की अपेक्षा वेल्डिंग किन कारण से पसंद किया जाता है। पहला ये है कि वेल्डिंग में शोर कम होता है। दूसरा है कि इकोनॉमिकल, यानी खर्चा इसमें कम आता है। तीसरा है कि वेल्डिंग की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। तो सोचिए, क्या वेल्डिंग करने से शोर कम होता है? हाँ। कैसे? क्योंकि जब आप रिवेटिंग करेंगे तो रिवेटिंग को हथौड़े से पीट के समझिएगा, एक क्या है आपका, ये आपका रिवेटिंग हो गया है ना, एक क्या हो गया आपका रिवेट। दो प्लेटों के मध्य जब इसको लगाते हैं, एक प्लेटे हो गया, दूसरा प्लेटे, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, रिवेट। एक क्या लगा दिए हम, रिवेट। अब इस वाले को भी, इस वाले पोर्शन को पीट के हम कैसा बनाएंगे, ऐसा। तो पीट के बनाने में क्या होता है, काफ़ी शोर उत्पन्न होता है ना। तो क्या होता है, काफ़ी शोर उत्पन्न होता है। किसमें, रिवेटिंग में। इकोनॉमिकल है, क्योंकि वेल्डिंग में क्या होगा, एक ही आदमी रहेगा और करता हुआ वेल्डिंग चला जाएगा। लेकिन रिवेटिंग में क्या होता है, रिवेट लाने वाले रहेंगे है ना। रिवेटिंग का मोटा अलग से खर्चा लगता है, यानी वेल्ड में क्या होता है आपका पैसा कम लगता है। और क्या होता है, दक्षता अधिक होती है। जब आप वेल्डिंग का और रिवेटिंग का दक्षता निकाले होंगे न्यूमेरिकल में, थियरी पार्ट में, तो किसका दक्षता अधिक आएगा, वेल्डिंग का, है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई फिलेट वेल्ड मानक फिलेट वेल्ड कहलाता है यदि फिलेट वेल्ड के परिच्छेद के त्रिभुज का कोण हो। देखिए जब हम आपका थियरी पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, ये होता है आपका फिलेट वेल्ड। देखिएगा ये मटेरियल हमको जोड़ना है, ठीक है। अब इसके बीच में जब भरेंगे हम क्या, फिलर, यानी वेल्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों कोनों को मध्य को हम मिला देंगे। इसे कहते हैं हम, यही जो कोण बनेगा, इसी कोण की बात कर रहे हैं ना। एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम बड़ा बना रहे हैं। देखिए ये हो गया एक पार्ट, और इसमें इसको जोड़ना है। अब इसी के बीच में क्या भरेंगे हम, मटेरियल, है ना। ये क्या भर दिया, मटेरियल। तो इन दोनों कोनों को हम मिलाएंगे तो इन दोनों कोनों के मध्य एक एंगल बनेगा। ये एंगल कितना रहेगा, तो उसे स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। कितना रहेगा, 45 अंश, यानी ए 45 अंश होगा, ए 45 अंश होगा, ए कितना हो जाएगा आपका 90, तीनों मिलकर हो जाएगा 180 अंश। तो इन्हीं दोनों कोणों की बात कर रहा है। यदि दोनों कोण का मान 45 अंश हुए तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, यानी मानक फिलेट वेल्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, समझिएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि ये फिलेट वेल्ड का एंगल कितने से अधिक और कितने से कम नहीं होना चाहिए, ये भी जान जाइए आप। तो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं तो कभी भी कितना से, कभी भी 30 अंश से कम नहीं। ऐसे एडिशनल डाटा अपना नोट करते जाइए, ठीक है। कभी भी वेल्डिंग के, फिलेट वेल्ड के एंगल का मान 30 अंश से कम नहीं होना चाहिए, और किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 120 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट आपका, कभी भी 30 अंश से कम नहीं होना चाहिए और 120 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, यदि वेल्ड का माप 10 mm या इससे कम मोटी प्लेट के लिए होता है। क्या, वेल्ड का माप कह रहा है, फिलेट वेल्ड का माप 10 mm या इससे कम मोटी प्लेट के लिए कितना होता है। याद करिए, प्लेट की मोटाई 10 mm है तो वेल्ड का माप 3 mm। 10 से 10 mm तक है। 10 से 20 mm के लिए हो जाएगा आपका 5 mm। 20 से 32 mm के लिए हो जाएगा आपका 6 mm, और 32 से 50 mm के लिए कितना होगा, 8 mm करते हुए जाएंगे, फिर 2 mm करते हुए आएंगे, है ना। 10 mm, 8 से 10 mm कर सकते हैं। तो इसी से मिला लीजिए आप, 10 mm तक क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 mm, ठीक है।
और समझिएगा ये सब एडिशनल डाटा लिखते रहिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एक प्लेट की मोटाई 12 mm है तो वेल्ड की माप कितना होगा, तो 10 से 20 के बीच में आ जाएगा 5। या फिर ये भी आ सकता है 10 से 20 प्लेट की मोटाई के लिए वेल्ड का माप कितना होता है, आप कहेंगे 5 mm, है ना। तो आपको तो आइडिया लगने लगा होगा। अगला कह रहा है कि बट वेल्ड का आकार किससे प्रदर्शित करते हैं, फिलेट वेल्ड का आकार किससे होता है, स्मॉल लेग लेंथ, है ना। इसमें किससे होगा, कंठ की प्रभावी मोटाई से। अब समझिएगा वह संरचनात्मक, अब देखिए बट वेल्ड क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बट वेल्ड यानी दो प्लेटों को एक दूसरे के एक ही समतल में सिरे से सिरे सटाकर रख देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यदि वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में हुआ तो फिलेट वेल्ड क्या होगा, कंप्लीट फिलेट वेल्ड, यानी कंप्लीट पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड, यानी पूर्ण धसन फिलेट वेल्ड। और यदि वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में नहीं गया, ये देखिए गहराई वाली पार्ट बना रहे हैं, है ना, ये मोटाई वाला पार्ट है, ये मोटाई वाला पार्ट है, और तो लंबा अलग है। यदि पूरी गहराई तक नहीं गया तो उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट फिलेट वेल्ड। इसका कंठ मोटाई प्लेट की मोटाई के बराबर लेते हैं। इसका कंठ मोटाई कितना लेते हैं, स्मॉल टी को कंठ मोटाई 5/8 गुणे प्लेट की मोटाई, है ना। तो इसमें तो कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, प्रभावी कंठ मोटाई आपका हो जाएगा सही। अगला समझते हैं, वह संरचनात्मक अवयव जिस पर अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर संपीड़न उत्पन्न होता है क्या कहलाता है ना। आसान सा क्वेश्चन है आपका, अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर, क्वेश्चन समझिएगा, वह संरचनात्मक अवयव जिस पर अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर संपीड़न उत्पन्न होता है कहलाता है। अब सबसे पहले आपको समझना है अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट, या फिर अनुप्रस्थ अक्ष और अनुदैर्ध्य अक्ष। समझिएगा ए वाले कौन सा काट होते हैं, अनुप्रस्थ काट, यानी ए वाला काट कौन सा होगा, अनुप्रस्थ काट, और ए वाला काट होगा अनुदैर्ध्य काट। तो अनुदैर्ध्य काट मतलब अनुदैर्ध्य अक्ष, इसकी बात हो रही है ना। अनुदैर्ध्य काट मतलब अनुदैर्ध्य अक्ष, इसकी बात हो रही है। तो क्या कह रहा है कि संरचनात्मक अवयव जिस पर अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर संपीड़न उत्पन्न हो रहा हो, यानी इसके समांतर संपीड़न उत्पन्न हो रहा है, तो इस मेंबर को हम क्या कहेंगे, कॉलम। एक्सटेंशन अभी आप नहीं पढ़े हैं, जब ड्राइंग में पढ़ेंगे एक्सटेंशन, या फिर जैसे हम बीम पढ़ाने के बाद शुरू करेंगे कॉलम फुटिंग, तो वैसे एक्सटेंशन समझ आ जाएगा, स्टील का होता है। उसके बाद पोस्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला समझिएगा, किसी संपीड़न अवयव पर अत्यधिक भार लगाने पर उसकी विफलता किसके कारण होगी, डायरेक्ट संपीड़न के कारण, नमन के कारण, नमन व ऐंठन के कारण, किसके कारण होगा। एक कंप्रेशन के क्वेश्चन है सारे। और समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए एक आपका है कंप्रेशन अवयव, इस पर क्या लगा रहे हैं, कंप्रेशन, क्या लगा रहे हैं, कंप्रेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी संपीड़न अवयव पर अत्यधिक भार लगाने पर, है ना, अधिक ज़्यादा कंप्रेस करने पर उसकी विफलता किसके कारण होगी, डायरेक्ट संपीड़न के कारण हो सकता है ना। ज़्यादा लगाएंगे तो एरिया मजबूत रहेगा तो क्रश कर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्रश, मतलब होता है टूट जाएगा अचानक, उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष संपीड़न। अगला है नमन के कारण, जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा, ये भी हो सकता है। नमन व ऐंठन के कारण, है ना, नमन भी हो जाएगा और ऐंठन भी हो जाएगा। जैसे एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, तो एक क्या हो जाएगा, मुड़ भी जाएगा और बेंड भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी, तीनों को हो सकता है। डायरेक्ट बेंडिंग भी हो सकता है, नमन भी हो सकता है, नमन व ऐंठन भी हो सकता है। अगला समझिएगा, स्तंभ की विफलता उसकी तनुता अनुपात पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो ये करता है, क्योंकि जब भी आप कंप्रेशन का न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो उसमें तनुता अनुपात जरूर निकाले होंगे। तनुता अनुपात निकालने के बाद तो हम सारणी से क्या निकालते थे, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, फिर अनुगेय संपीड़न प्रतिबल को हम देखते थे सिंगल रिवेट लगाए कि डबल रिवेट लगा, उसके परसेंट 80% या 100% लेते थे, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा तनुता अनुपात का ये, यदि किसी स्तंभ की लंबाई यल घूर्णन त्रिज्या यानी परिभ्रमण त्रिज्या r हो तो तनुता अनुपात होगा, लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है आपका, L/r, ये होता है लेमडा क्या होता है, L/r, यानी तनुता अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन से पहले इसको हम समझ लेते हैं। अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर लगे, क्या है, अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर लगे बल वाला संरचनात्मक अवयव क्या कहलाता है।
हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर लगे बल वाला संरचनात्मक तनन अवयव क्या कहलाता है? कॉलम। कॉलम तो आपका कंप्रेशन होता है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को स्थूणक कहते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? ये आपका होता है कंप्रेशन, इसे कहते हैं हम तनन, है ना, उसे कहते हैं टेंशन मेंबर। अगला इसको समझ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले हम इसको समझते हैं। संरचनात्मक अवयव में तनन अवयव बने होते हैं। ये जो टेंशन मेंबर होते हैं वो किसके बने होते हैं? तार व केबल से, छड़ व पत्ती से, है ना, एंगल व टी से, या सभी से। समझिएगा, ये एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन किसके लिए होता है? वो होता है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि जो टेंशन मेंबर होते हैं वो सिर्फ वायर और केबल के मतलब हो सकते हैं, छड़ यानी जो आपका राड हो सकते हैं, या फ्लैट यानी चपटी पत्ती के हो सकते हैं, एंगल व टी के हो सकते हैं, या पूरे हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन देखिए, यदि कोई स्तंभ एक सिरे पर, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं, यदि फिक्स है, यदि सिरा क्या है आपका फिक्स, और दूसरा क्या हो गया आपका, एक किसका सिंबल है, हिंज का, फिक्स्ड, ये आपका हिंज, है ना। तो फिक्स को क्या कहेगा? फिक्स को कहेगा हिंदी में प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, या घूर्णन के प्रति जकड़ा हुआ है। हिंदी अलग अलग लैंग्वेज का देगा। हिंज को क्या कहेगा? प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, क्योंकि हिंज घूर्णन कर सकता है, हिंज ऐसा ऐसा कर सकता है, लेकिन अपनी स्थिति में आबद्ध है, आगे पीछे नहीं जा सकता, है ना। तो क्या कहेगा? अब इसी के आधार पर क्वेश्चन है, समझिएगा। यदि दोनों सिरे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, दोनों सिरे फिक्स होते हैं, तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का क्या होता है? आधा होता है, यानी 0.65 ईयर हो सकता है। क्या कहेगा कि स्तंभ के दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, है ना, फिक्स होता है। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन, यदि एक सिरा क्या हो गया, फिक्स हो गया, और दूसरा फ्री हो गया, तो इसकी प्रभावी लंबाई होती है वास्तविक लंबाई को 2 गुना। इसमें क्या कहेगा? एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, और दूसरा सिरा न तो प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है, न ही घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। अगला समझिएगा, एक सिरे को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा, और अगला सिरा क्या कर देगा? हिंज कर देगा। इसको क्या कहेगा कि एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, तथा दूसरा सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है। इसका प्रभावी लंबाई होता है 0.80 वास्तविक लंबाई, या फिर 8.5 भी हो जाएगा। अगला आएगा दोनों सिरे हिंज वाले। तो क्या कहेगा? दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चारों नोट किए रहिएगा। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो कहेगा कि एक सिरा आंशिक रूप से स्थिति में आबद्ध तथा आंशिक रूप से घूर्णन में प्रतिरोधित, तो वो आपके लिए नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है कि यदि कोई स्तंभ एक सिरे पर प्रभावी ढंग से जकड़ा हो, यानी स्थिति में आबद्ध हो, एवं दिशा में अवरुद्ध हो, यानी एक सिरा फिक्स कर दिया, तो मेरा ये तो खत्म हो गया। इन तीनों का हम देख लेते हैं। एक सिरा तो फिक्स हो गया, परंतु दूसरे सिरे पर दिशा में प्रभावी ढंग से अवरुद्ध हो, यानी दूसरा सिरा क्या हो, दिशा में प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो, परंतु जकड़ा हुआ ना हो। यानी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है ना, क्योंकि ये तो दोनों फ्री है, ये दोनों कह देता है, इसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है तब स्तंभ की प्रभावी लंबाई कितनी होगी? इतना होता है 0.80, इसको हम लिख सकते हैं 0.85 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन है समझ आया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आने के भी चांस है, ठीक है। तो देखिए हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। जो हमसे थियरी पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि घसेट प्लेट की तरफ सिर्फ एक ही एंगल जुड़ा हो तो गुणांक का मान कितना होता है? तो आप जानते हैं 3a1/3a1 + a2, ये तो आप जानते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा।
तो आपको थियरी पढ़ना है। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं इजी इजी, तो आप थियरी पढ़े होंगे तो वो सब क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं, सब कराएंगे, लेकिन अभी के लिए हम छोड़ देंगे। अभी के लिए हम वही क्वेश्चन कराएंगे जिसका लिंक आपका, जो क्वेश्चन आपके आसान है तथा लिंक आपके चैप्टर से है लेकिन उसको बताया नहीं जाता है ना। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। तो इतना ही आज के लिए बस।